हाय एवरीवन, हम लोग पार्ट नंबर 1 से ही कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इसको मैं पार्ट नंबर 1 बी बोलूँगी। ठीक है, हम लोग 149 सबसेक्शन 6 से डिस्कस कर रहे थे ना, वही करेंगे। तो ये वाले जो पर्पल वाले बॉक्सेस है, उसमें वही है जो मैंने अभी बताया था आपको कि पिक्योनिटी रिलेशनशिप हो सकता है 10% तक का, और साथ में आर्म्स लेंथ प्राइस पर ही होगा। और ये जो है इस पे आपका गवर्नमेंट कंपनी के को इसकी एग्जाम्पशन है, बट उसमें अगेन 132 और 137 और 92 एप्लीकेबल होगा। ठीक है, ओके। तो ये तो हो गई बात मिस्टर ए की। अब हम बात कर लेते हैं रिलेटिव की। मिस्टर ए के रिलेटिव की। ठीक है, तो मिस्टर ए ने कहा कि ठीक है, ये तीनों कंडीशंस जो है, आई मेक श्योर कि ऐसा हो। अब मैं बोलूंगी कि सिर्फ इसी से काम नहीं चलेगा, हम आपके रिलेटिव को भी देखेंगे। उन्होंने बोला अच्छा रिलेटिव में क्या क्या देखना होगा। तो मैं कहूँगी कि आपकी जो रिलेटिव है ना, अब ये रिलेटिव की उन्होंने डेफिनेशन को यहाँ पे डिफाइन नहीं किया, तो इट्स बेटर कि हम लोग भी यहाँ डिस्कस ना करें, सिंपली सीधा सीधा जो बोले उसी को डिस्कस कर लें। तो यहाँ पे मैं बोलूँगी कि ना तो आपके रिलेटिव ने कोई सिक्योरिटी, ना ही कोई गारंटी, और ना ही कोई इनडेप्थनेस कंपनी के साथ में होल्ड कर रखी हो, ना ही कोई सिक्योरिटी। अब यह जो कंपनी है ना, यहाँ कंपनी के साथ में कंपनी की कौन आ जाएगी, ऐश। ठीक है, सिक्योरिटी होल्ड नहीं कर रखी हो। कब, 2 फाइनेंशियल ईयर और प्लस करंट ईयर, 2 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और करंट ईयर। ठीक है, यहाँ पे भी वही है। ठीक है, तो सिक्योरिटी मुझसे लेने का सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, इंडेफिनिट भी नहीं होना चाहिए कंपनी को या उसकी ऐश को या प्रमोटर और डायरेक्टर को, और गारंटी भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये वाली जो सिक्योरिटी है ना, ये तो सिर्फ कंपनी और ऐश में है। ठीक है, ना ही कंपनी के पास में, ना ही कंपनी की एसोसिएट सब्सिडियरी होल्डिंग के पास में कोई भी रिलेटिव ने सिक्योरिटी होल्ड कर रखी हो। अब वो गारंटी कंपनी को भी दे सकता है, कंपनी के प्रमोटर को भी दे सकता है, और डायरेक्टर को भी दे सकता है। तो यहाँ पे और इंडेप्टेड भी हो सकता है वो डायरेक्टर या प्रमोटर, और प्रमोटर को या डायरेक्टर को या कंपनी को या एसोसिएट को या सब्सिडरी को या होल्डिंग को, है ना। तो इसलिए यहाँ पे इन दोनों में कंपनी और ऐश के साथ में पी और डी भी आ जाते हैं, प्रमोटर और डायरेक्टर भी आ जाते हैं। और ये भी फिर हम क्या देखेंगे, 2FY प्लस करंट ईयर। ठीक है, ओके। तो मिस्टर ये कहेंगे किसी भी लिमिट के लिए भी नहीं, ऐसा नहीं है कि इसमें भी लिमिट है। तो मैंने कहा नहीं नहीं, लिमिट है। लिमिट कितने की है, लिमिट है 50 लाख तक की। मतलब 50 लाख तक सिक्योरिटी हो सकती है, गारंटी भी हो सकती है, और कंपनी इंडेप्टेड भी हो सकती है। ठीक है, इंडेप्टनेस भी हो सकती है। ठीक है, तो आप इंडेप्टेड हो सकते हो टू कंपनी, इंडेप्टनेस हो सकती है आपकी टू कंपनी ऐश और प्रमोटर और डायरेक्टर अप टू 50 लाख रुपीज। और इसमें सिक्योरिटी के लिए एक और कंडीशन है, पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो 2% हो सकती है, 2% तक हो सकती है पेड अप शेयर कैपिटल। मतलब सिक्योरिटी जो है, सिक्योरिटी एक तो 50 लाख की अमाउंट है, और दूसरा क्या है, जितनी 2% पेड अप शेयर कैपिटल है उतनी भी हो सकती है। ठीक है, जैसे सपोज जो 2% है पेड अप शेयर कैपिटल, सपोज 20 लाख है। ठीक है, 20 लाख का जो 2% है, 20 लाख का जो 2% है, दैट मीन्स जो 40,000 तक की सिक्योरिटी हो सकती है। तो सिक्योरिटी के लिए दो एग्जम्पशन है, या तो 50 लाख तक, या 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी एंड उसकी ऐश, इतनी आप सिक्योरिटी होल्ड कर सकते हो। उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे ज़्यादा होगी तो हम आपको फिर अपॉइंट नहीं कर पाएंगे। ये किसके लिए, रिलेटिव के लिए। मतलब कि मिस्टर ए के किसी भी रिलेटिव ने अगर सिक्योरिटी 50 लाख से ज़्यादा या फिर 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल से ज़्यादा होल्ड कर रखी है, तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा फ्रॉम बिकमिंग डायरेक्टर, लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। लेकिन अगर उससे कम है या विद इन द लिमिटेड, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इक्वली या लेस है। ओके, अब इसमें ये तीन तो आपकी इससे हो गई। अब इसमें एक चीज और आई, इन्होंने कहा चलो सिक्योरिटी गारंटी इंडेप्टनेस तो है, लेकिन व्हाट इफ कंपनी के सॉरी जो जो बंदा आ रहा है मेरे पास इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए, क्या पता उसके रिलेटिव की कोई पिक्योनरी रिलेशनशिप हो कंपनी के साथ में। तो इसलिए रिलेटिव में भी इन्होंने लिमिट लगा दी है, पिक्योनरी रिलेशनशिप हो सकती है, लेकिन वो 2% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर नहीं होना चाहिए, ग्रॉस टर्नओवर और टोटल इनकम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पिक्योनरी रिलेशनशिप हो सकती है, लेकिन वो भी
2% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर या फिर 2% ऑफ टोटल इनकम नहीं होना चाहिए, टोटल इनकम नहीं होना चाहिए। अभी हमने क्या पढ़ा था पिछले वाले में 10%, यहाँ क्या है 2%। ठीक है, तो रिलेटिव वाले केस में आपकी 3-4 कंडीशंस हैं। पहला तो सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, 50 लाख तक हो सकती है, 2% तक हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, इंडेप्टनेस भी 50 लाख तक की होनी चाहिए और गारंटी भी 50 लाख तक की होनी चाहिए, गारंटी और सिक्योरिटी। लेकिन ये कब हम देखेंगे, टू इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और करंट ईयर। अदर पिक्यूनरी रिलेशनशिप के लिए क्या है, रिलेटिव का कोई भी पिक्यूनरी रिलेशनशिप 2% और मोर ऑफ ग्रॉस टर्नओवर या फिर टोटल इनकम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर इन कॉम्बिनेशन ऑल्सो। ठीक है, इन कॉम्बिनेशन ऑल्सो नहीं होना चाहिए, मतलब ग्रॉस टर्नओवर प्लस टोटल इनकम। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ होगा तो क्या हो जाएगी, डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी। अब तीसरी वाली जो कंडीशन थी दैट वाज अबाउट इंडिविजुअल ऑल्सो, मतलब मिस्टर ऑल्सो और उनका रिलेटिव ऑल्सो। तो इसमें क्या है आपका, इसमें आपका है, पहला तो आपका है केएमपी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इंडिविजुअल और रिलेटिव जो है, इंडिविजुअल और रिलेटिव के लिए है मिस्टर ए और उनके रिलेटिव मिल करके कंपनी के या उसकी ऐश के क्या नहीं होने चाहिए, केएमपी नहीं होने चाहिए। कब नहीं होने चाहिए केएमपी, केएमपी मतलब की मैनेजरियल पर्सन, लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, रिलेटिव एम्प्लॉय हो सकता है पर की मैनेजरियल पर्सनल नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड चीज इन्होंने बोली, एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, आप खुद या आपके रिलेटिव, प्रोप्राइटर नहीं होना चाहिए और पार्टनर नहीं होना चाहिए। किसमें, एक ऐसी फर्म में जो कि फर्म हो, इसी से मैं बता देती हूँ, यहाँ पे तो बनाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। एक ऐसी फर्म में जहाँ कंपनी के सेक्रेटरीज हो इन प्रैक्टिस या कॉस्ट ऑडिटर्स हो, कंपनी के और उसके ऐश के सीएस और कॉस्ट ऑडिटर्स हो। ठीक है, और ऐसी फर्म के भी आप एम्प्लॉय, पार्टनर या प्रोप्राइटर नहीं होने चाहिए, आप या आपके रिलेटिव। ठीक है, जिसकी, जो कि एक लीगल कंसल्टिंग फर्म हो और जिसकी 10% या उससे ज़्यादा ग्रॉस टर्नओवर ही फर्म से आ रही है। ठीक है, तो उसके एम्प्लॉय, पार्टनर या प्रोप्राइटर हो जाओगे तो ऑफकोर्स उसी के ही फेवर में बोलोगे ना। 10% या उससे ज़्यादा आपकी मतलब आपकी फर्म जिसमें आप एम्प्लॉय हो उसकी 10% या उससे ज़्यादा टर्नओवर ही जिस कंपनी में आ रही है, तो क्या आप उसके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में, आप मुझे खुद बता दो क्या जस्टिस आप कर पाओगे, आपके रिलेटिव अगर उसमें है तो ऑफकोर्स आप उसके फेवर में ही बोलोगे। तो इंडिपेंडेंस जिससे हिंडर ना हो इसलिए कंडीशंस लाई गई है। ठीक है, थर्ड आपकी कंडीशन है, आप या आपके रिलेटिव 2% या उससे ज़्यादा वोटिंग पावर होल्ड नहीं कर रहे हो। फोर्थ कंडीशन है, आप या आपके रिलेटिव सीईओ डायरेक्टर नहीं होने चाहिए ऐसी एनपीओ के, जिस एनपीओ के 25% या उससे ज़्यादा ग्रॉस रिसीट्स ही कंपनी से, उसकी एच से या प्रमोटर डायरेक्टर से आ रहे हैं, या फिर वोटिंग पावर 2% या उससे ज़्यादा है। बहुत ईजी है, क्या क्या है, 4 कंडीशन। फर्स्ट तो केएमपी नहीं होने चाहिए, ना तो आप ना आपके रिलेटिव का, 3 लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में। रिलेटिव एम्प्लॉय हो सकता है, ठीक है, रिलेटिव एम्प्लॉय हो सकता है, ठीक है, लेकिन आप एम्प्लॉय नहीं हो सकते, रिलेटिव आपका एम्प्लॉय हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद में सेकेंड है आपकी, एम्प्लॉय, प्रोप्राइटर और पार्टनर नहीं होने चाहिए ऐसी फर्म में जहाँ पे आपके कॉस्ट ऑडिटर्स हो या सीएस इन प्रैक्टिस हो, या फिर एक ऐसी लीगल कंसल्टिंग फर्म में जिसके 10% या उससे ज़्यादा जो टर्नओवर है वही आपकी फर्म से हो रही है। ठीक है, थर्ड है आपका या आपके रिलेटिव का उस कंपनी में या उसकी ऐश में 2% से ज़्यादा वोटिंग पावर नहीं होना चाहिए। फोर्थ है आप उस एनपीओ के सीईओ और डायरेक्टर नहीं होने चाहिए जिस एनपीओ के 25% या उससे ज़्यादा ग्रॉस सीट कंपनी से आ रही है या फिर 2% या उससे ज़्यादा वोटिंग पावर है कंपनी में। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो कंडीशंस है ना, दीज आर ऑन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो ये सारे बंदे मतलब ये सारी कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो गई तो हम मिस्टर ए को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना सकते हैं। और इन्होंने एक चीज़ और बोली है, हु पोजेसेस सच अदर क्वालिफिकेशंस, जो कि रूल 5 बताता है। एक इंडिविजुअल सॉरी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पास अप्रोप्रिएट स्किल होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए इन सारी फील्ड्स में। तो वही सब इन्होंने यहाँ बताया। ठीक है, यहाँ पे ये रिपीट हुआ है, यहाँ से हमने कर ही लिया। तो ये आपका 149 सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है और थोड़ा लेंदी भी है।
अब ये जो 150 वाला है ना, ये बहुत इजी सा है। 150 वाला है कि हमने ये पता कर लिया कि कौन हो सकता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कब हो सकता है। तो अब हम सेलेक्ट कैसे करें कि हम मिस्टर ए को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाएं या मिस्टर बी को बनाएं, या हम कहाँ से सिलेक्ट करें, कहाँ से मिलेगा। तो इसके लिए इन्होंने एक डेटा बैंक बनाया हुआ है। तो डेटा बैंक क्या है, सीजी जो है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना, वो नोटिफाई कर सकती है किसी भी बॉडी को, इंस्टीट्यूशन को या एसोसिएशन को जिसके पास में एक्सपर्टीज है डेटा बैंक बनाने का। जैसे कि सपोज आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एट मनीसर, ठीक है। सपोज आपकी सी एंड एजी ने उसको नोटिफाई कर रखा है, वो क्या करेगी, वो क्रिएट करेगी और मेंटेन करेगी डेटा बैंक। अब वो डेटा बैंक में क्या क्या होगा, डेटा बैंक में वो सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का नेम होगा, उनका एड्रेस होगा, उनकी एजुकेशन और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होगी, कोई भी लीगल प्रोसीडिंग अगर उनके खिलाफ हुई है तो उसके बारे में भी होगा। साथ ही में वो एलिजिबल होंगे और वो बनना भी चाह रहे होंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है। तो ये मतलब ऐसे जो भी जितने भी लोगों की लिस्ट है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं और जो बनना भी चाहते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उनकी लिस्ट जो है वो डेटा बैंक में मेंटेन होगी, ठीक है। लेकिन ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें बहुत केयर से काम करना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, कंपनी की होगी। फिर उसके बाद में उस लिस्ट से हम क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे कि हमें किसको बनाना चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और फिर हम उसको जनरल मीटिंग में अप्रूव करेंगे। एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी हम एनेक्स करेंगे जिससे हम जस्टिफाई करेंगे कि ये मतलब होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक शॉर्ट में बताया, एक बार मैं इसमें से बता देती हूँ। देखो कि सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, डेटा बैंक में से। और ये जो डेटा बैंक है कोई भी बॉडी बनाएगी जो सीजी नोटिफाई करेगी, ठीक है। उसमें से हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एलिजिबल एंड विलिंग टू एक्ट एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और एलिजिबिलिटी किस में है, 149 सबसेक्शन 6 में है ना। अच्छा ठीक है। अब इसके बाद में रूल 6 जो है, इसने क्या बोला है, जो एलिजिबल और विलिंग है, सपोज मैं एलिजिबल और विलिंग हूँ तो मैं डेटा बैंक तक कैसे पहुँचूँ, ठीक है, मेरा नाम कैसे लिखा जाएगा उस डेटा बैंक में। तो उसके लिए ना एक प्रॉपर प्रोसीजर है। उसके लिए क्या करना होगा, आपको एक ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी होगी कि मेरा नाम उस रजिस्टर में नोट हो जाए। तो एवरी इंडिविजुअल, ठीक है, या तो वो एग्जिस्टिंग है उसको रिन्यू कराना है, सपोज अपना उसको रिन्यू कराना है, तो वो क्या कर सकता है, वो अपना एप्लीकेशन दे सकता है विद इन 13 months ऑफ कमेंसमेंट। विद इन 13 months फ्रॉम सच कमेंसमेंट का मतलब क्या हुआ कि जैसे सपोज ये आया था, ये अमेंडमेंट रूल्स 19 आया था, ठीक है। उससे पहले भी तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे ना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कंसेप्ट तो इस अमेंडमेंट रूल से पहले ही आ गया ना। तो अब जब ये रूल आया है तो उन लोगों को भी तो थोड़ा टाइम मिलना चाहिए ना कंप्लाई करने की, सो दैट उनका भी नेम आ जाए उस लिस्ट में। इसलिए उनको अपना नेम जो है, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उसमें उन लोगों की भी लिस्ट होती है जो बनना चाहते हैं और उन लोगों की भी होती है जो बन चुके हैं, ठीक है। इसलिए ये बोल रहे हैं कि 13 महीने के अंदर अंदर जब ये एक्ट कमेंस हो गया तो आपको अपना नाम देना होगा, ठीक है। और वो लोग तो देंगे ही जिन्हें बनना चाहते हैं जो, ठीक है। तो एक ऑनलाइन प्रोसीजर होता है, आप क्या करो, आप अपना नेम जो है वहाँ दे दो, ठीक है। जिनके पास में डिन नहीं है ना, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई ऑनलाइन टू द इंस्टीट्यूट कि हमारा नाम जो है वो लिख दो। अब इसमें ना कंडीशंस होनी है कि आपको 1 साल के लिए अपना नाम लिखना है, 5 साल के लिए अपना नाम लिखवाना है, या पूरी लाइफ के लिए लिखवाना है, ठीक है। अगर इंडिविजुअल के पास में डिन नहीं है तो भी वो वॉलंटरली अपना जो है वो इंस्टीट्यूट के पास में नाम लिखवा सकता है, ठीक है। अच्छा, रिन्यूअल हमें कब करवाना होगा, जैसा कि मैंने अभी बताया कि इसमें 3 कंडीशंस होती हैं कि जब हम अपना नाम लिखवाने जाते हैं, हम अपनी एप्लीकेशन में ही लिख देते हैं हमें 1 साल के लिए बनना है, 5 साल के लिए बनना है, या लाइफ टाइम के लिए बनना है। लाइफ टाइम के लिए तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर आपका नाम, सपोज आपने बोला कि मुझे सिर्फ 1 साल के लिए चाहिए, सिर्फ 5 साल के लिए चाहिए, तो आपको जब एक्सपायरी हो जाएगी ना कि नेम के टेन्योर की, तो आपको 30 दिन के अंदर अंदर अगर आपको रिन्यू कराना है तो 30 दिन के अंदर अंदर करा लो, वरना वो परमानेंटली क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी इंडिविजुअल जो है वो रिन्यूअल के लिए अपना देगा विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द पीरियड अप टू विच द नेम ऑफ इंडिविजुअल वॉज अप्लाइड फॉर इंक्लूजन, ठीक है। सपोज 20 अप्रैल है आज, ठीक है, तो 20 अप्रैल तक का, तो 30 दिन के अंदर अंदर मतलब कि आपका 20 मई तक आपका क्या हो जाना चाहिए, आपका रिन्यूअल का एप्लीकेशन
भेजा जाना चाहिए, वरना आपका नाम हट जाएगा, ठीक है। और जिन्होंने लाइफ टाइम के लिए दिया उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। सबमिशन ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस टू द बोर्ड, जो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो एक डिक्लेरेशन देंगे, जो हमने अभी 149 सबसेक्शन 7 में पढ़ा ही था, ठीक है। अब एक चीज आती है कि क्या कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है? नहीं। जिसको भी अपना नेम इंक्लूड कराना है वो एप्लीकेशन के साथ साथ उसको एक टेस्ट भी पास करना होगा, ठीक है। वो टेस्ट क्या है, 2 साल के अंदर अंदर, जब मेरा नाम, मैंने सपोज आज अपना नाम वहाँ लिखवा दिया है, एप्लीकेशन कर दिया, तो मेरा नाम लिख गया, मुझे 2 साल के अंदर अंदर इस टेस्ट को पास करना होगा। अगर मैंने ये टेस्ट फेल कर दिया, मैं फेल हो गई इस टेस्ट में, तो मेरा नाम हटा दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों को इस टेस्ट से एग्जाम्पशन है। वो कौन लोग हैं? जैसे कि आपके अंबानी जी हो गए। अब ऑफकोर्स रिलायंस इंडस्ट्री में उनको, अगर आपको डायरेक्टर बनाने, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो क्या आप उनको, उनका भी टेस्ट लोगे? नहीं। तो इन लोगों को एग्जाम्पशन है, जो कि डायरेक्टर और की मैनेजरियल पर्सनल है, या तो लिस्टेड पब्लिक कंपनी में, या फिर ऑन द डेट ऑफ इंक्लूजन डायरेक्टर है कि मैनेजरियल पर्सन है, या फिर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या फिर कोई ऐसी लिस्टेड बॉडी कॉर्पोरेट या रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, या फिर बॉडी कॉर्पोरेट जो आउटसाइड इंडिया है लेकिन उसकी पेड अप शेयर कैपिटल $2 मिलियन से ज़्यादा है, या फिर कोई भी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है। तो ये उन लोगों को एप्लीकेबल नहीं है जिन्होंने टोटल पीरियड 3 साल या उससे ज़्यादा सर्व किया है। कैसे? या तो डायरेक्टर बन के या केएमपी बन के। सेकेंड इन्होंने दिया है, पे स्केल में है वो डायरेक्टर के एमसीए के अकॉर्डिंग या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। और साथ में या फिर वो पे स्केल में है चीफ जनरल मैनेजर के। कौन कौन आ गए? केएमपी, डायरेक्टर, चीफ जनरल मैनेजर। तो अगर ऐसा कुछ है ना, पे स्केल में है इनके और उन्होंने 3 साल या उससे ज़्यादा सर्व किया है, तो ऐसे केस में वो उनको टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। प्रोवाइडेड दैट फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ पीरियड ऑफ 3 years रेफर्ड, एनी पीरियड ड्यूरिंग विच एन इंडिविजुअल वाज एक्टिंग एज डायरेक्टर और केएमपी इन 2 or more कंपनीज और बॉडी कॉर्पोरेट एट द सेम टाइम शैल बी काउंटेड ओनली वंस। एक से ज़्यादा में अगर आप कर रहे हो तो फिर आपको क्या, एक ही बार उसको माना जाएगा, ठीक है। अब इस टेस्ट में है क्या? इस टेस्ट में ये है कि आपको कम से कम 50% मार्क्स चाहिए, ठीक है। और इसमें अटेम्प्ट्स की कोई लिमिट नहीं है। ड्यू डिलिजेंस जो है वो कंपनी को एक्सरसाइज करना होगा, फिर उसके बाद में अप्रूवल हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपने टेस्ट पास कर लिया, आपका नाम लिख गया, अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो 152 में अपॉइंट होगा, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आगे का प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। डेटा बैंक टू कंटेन लिस्ट ऑफ विलिंग पर्सन्स हु डिजायर्स टू बी आर एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है। एक ना इसमें यहाँ पे अमेंडमेंट आई थी, वो अमेंडमेंट मैं आपको बता देती हूँ। वो अमेंडमेंट क्या है, एक्चुअली इंसर्ट किया है इन्होंने, ये जो पॉइंट बी है ना, इसी में ही इन्होंने इंसर्ट किया है, पे स्केल वाले में इन्होंने इस पॉइंट को काट दिया है। आप अपने आरटीपी में देख सकते हो, उन्होंने लिखा है, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। इन द पे स्केल ऑफ डायरेक्टर और इक्विवेलेंट और अबव इन एनी मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और हैविंग एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग matters relating to commerce, corporate affairs, finance, industry, or public enterprise, or the affairs that are related to government companies or statutory corporations set up under any parliament or any act and carrying on commercial activities। और इन्होंने एक प्रोवाइजो भी इंसर्ट किया था, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट फॉलोइंग इंडिविजुअल हु आर और हैव बीन फॉर एटलीस्ट 10 years, अगर वो 10 साल से ज़्यादा के लिए एडवोकेट रहे हैं या सीए रहे हैं या सीएस रहे हैं, कॉस्ट अकाउंट रहे हैं इन प्रैक्टिस, तो उनको भी टेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे आप नए नए सीए बने हो तो आपको फिर टेस्ट देना पड़ेगा। तो ये एक नया पॉइंट है, तो ये ज़रूर आपसे पूछ सकते हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये देखो, ठीक है। फर्स्ट वाला तो वो डायरेक्टर वाले उन्होंने उसको थोड़ा सा उसकी लैंग्वेज को चेंज करा है, बट ये नया इंसर्ट किया है कि एडवोकेट, सीए, सीएस या सीए कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस अगर 10 साल से ज़्यादा में हो आप, तो यू डू नॉट नीड टू गिव दिस ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है वो सेक्शन नंबर 150 भी समाप्त हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो मैनर प्रिस्क्राइब कर सकती है कैसे आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब जो 151 है वो बहुत छोटा सा है, बट स्टिल आई वुड लाइक टू कैरी ऑन विद इट इन द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। तो बेसिकली आपके यहाँ 2 सबसेक्शन फिनिश हो गए। तो अब जो मेरा टारगेट नेक्स्ट वीडियो का रहेगा वो 151 और 152 ही रहेगा वैसे तो, बट अगर 152 टाइमली फिनिश हो गया
तो वील कंटिन्यू विद नेक्स्ट पार्ट होपफुली, ठीक है। मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं जितना कवर कर सकती हूँ आई विल ट्राई टू कवर, एंड बहुत जल्दी ही ये चैप्टर आपका एक दो पार्ट में और कंप्लीट हो जाएगा। मतलब मैक्सिमम 4 मानो, मिनिमम 3, मैक्सिमम 4, ठीक है। चलो देन, आई होप कि आपको हेल्पफुल लगे, एंड आई एम एंडिंग द वीडियो हियर। थैंक यू सो मच, बाय बाय। है ना, इसकी प्लीज़ क्वेश्चन ज़रूर कर लेना। अगर ये पार्ट देख के आपने बंद कर दिया तो प्लीज़ क्वेश्चन जितने भी है 149 और 150 के, वो ज़रूर कर लेना, जो भी स्टडी मटेरियल क्वेश्चन बैंक आप प्रेफर करें, ठीक है। बाय।